Hi everyone! Before the beginning of today's episode, I want you all to watch this video. तो ये जो विजुअल्स आपने अभी देखे, दे आर डायरेक्टली फ्रॉम इज़राइल एंड ईरान वॉर। तो ये एक ऐसी वॉर है जिसका इम्पैक्ट सिर्फ दो देशों तक ही लिमिटेड नहीं है, इनफैक्ट पूरे मिडल ईस्ट और मे बी यू कैन से पूरे वर्ल्ड तक फैला हुआ है। अगर हम दोनों देशों की बात करें, इज़राइल और ईरान दोनों ही बहुत पावरफुल नेशंस हैं, दोनों के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी। लेकिन इनके दुश्मनी की कहानी नई नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद, जब ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बना और इजराइल के एग्जिस्टेंस को ओपनली चैलेंज किया गया। अगर हम बात करें ईरान के सुप्रीम लीडर्स की, जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि इजराइल एक ज़ियोनिस्ट रजीम है और इसे ख़त्म होना चाहिए। इजराइल जो पहले ईरान का अलाय हुआ करता था, उसके बाद से सब कुछ बदल गया और तब से शुरू हुई प्रॉक्सी वॉर्स, लेबनान में हज़बुल्ला के ज़रिए, सीरिया में ईरानियन मिलिटेंट्स के ज़रिए और गाज़ा में हमास के ज़रिए। इतना ही नहीं, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी काम कर रहा था, जो कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन गया। तो दोस्तों, यहीं पे फिनिश होता है हमारा फर्स्ट सेगमेंट, जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया है कि इजराइल और ईरान के बीच की जो वॉर है, इसका बैकग्राउंड क्या है। अब इसके सेकेंड सेगमेंट में हम बात करेंगे 2025 के उस एक्सप्लोसिव मोमेंट के बारे में जिसने सारी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, यानी कि 2025 के बिगिनिंग में ही हुआ जंग का आगाज़, यानी कि द बिगिनिंग ऑफ द वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान। सालों तक इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन्स बढ़ती रहीं, लेकिन 2025 की स्टार्टिंग में ही सब कुछ बदल गया। एक इजरायली एयर स्ट्राइक ने सीरिया की कैपिटल दमिश्क के पास एक ईरानियन मिलिट्री बेस को टारगेट किया और ये वो जगह थी जहां ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड्स स्टोर कर रहा था। अब ईरान भी इस अटैक के बाद चुप ना रहा, उसने भी डायरेक्ट जवाब दिया इजराइल को मिसाइल अटैक के ज़रिए, और ये था ईरान की तरफ से इजराइल की टेरिटरी पर ओपनली अटैक पहली बार, जिससे इजराइल में काफ़ी नुकसान हुआ। तेल अवीव, हैफा और सदर्न इजराइल में काफ़ी एक्सप्लोजन्स भी हुए। इजराइल ने भी इन सारे अटैक्स का तुरंत रिस्पॉन्स दिया। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल रिफाइनरीज और कम्युनिकेशन हब्स पर एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी। तो दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे मिडिल ईस्ट में ये जो आग लगी हुई है उसके रीजनल फॉलआउट के बारे में, और ये सिर्फ इजराइल और ईरान तक ही सीमित नहीं रहा। लेबनान से हज़बुल्ला ने इजराइल पर रॉकेट्स बरसा दिए और उधर सीरिया में इजरायलियन जेट्स ने ईरानियन कॉन्वॉय को डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसी के साथ इराक के मिलिटेंट्स भी एक्टिवेट हो गए। जहां बहरीन, यूएई और सऊदी अरेबिया ने अपने बॉर्डर सील कर दिए, वहीं अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, लेकिन डायरेक्ट वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। उधर रशिया ने ईरान के साथ अलाइनमेंट दिखाई, लेकिन रशिया ने वॉर में ईरान का साथ ना देते हुए डिप्लोमेसी का साथ चुना। और वहीं अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना ने इस वॉर के ऊपर सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट दिया, जो था ऑल साइड्स मस्ट शो रिस्ट्रेंट। मगर असली दुनिया में रिस्ट्रेंट नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती जब मिसाइल्स चल रहे हों। अब इन सब के बाद टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में इस वॉर में एक और लेयर ऐड होती है, साइबर वॉरफेयर की। ईरान ने इजराइल के पावर ग्रिड को टारगेट किया, जिससे कि हॉस्पिटल्स डाउन हो गए और कम्युनिकेशन नेटवर्क भी फेल होने लगे। ईरान ही नहीं बल्कि इजराइल ने भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हैक कर दिया, जिससे कि सेंट्रीफ्यूजेस एक्सप्लोड कर गए और यूरेनियम इनरिचमेंट रुक गया। ये जंग सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्ब्स की नहीं थी, इनफैक्ट ये इंफॉर्मेशन, ड्रोन, सैटेलाइट्स और साइबर के जरिए लड़ी जा रही थी। और इस वॉर का सबसे खतरनाक मंजर जब दोनों देशों के एआई ड्रोन्स बिना पायलट के दुश्मन के शहरों में घुसकर स्ट्राइक्स कर रहे थे, जिससे कि एक भयानक सीन क्रिएट हो रहा था। सिविलियंस जो बिल्कुल निर्दोष थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनमें से कुछ को तो शायद पता भी नहीं होगा इस वॉर की असली वजह क्या थी या इस वॉर का एक्चुअल बैकग्राउंड क्या था। वो बच्चे जिन्होंने अभी चलना भी नहीं सीखा था,
उनकी मौतें हो रही थी। वॉर का मतलब ये नहीं होता कि एक वॉर दो देशों के बीच में, दो गवर्नमेंट्स के बीच में या दो मिलिट्रीज के बीच में हो रही है। जीत या हार किसी भी कंट्री की हो, पर असली मुआवजा तो सिविलियंस को ही भरना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा सफरिंग्स होती हैं सिविलियंस की। अब हम बात करते हैं सिविलियन सफरिंग्स के बारे में, जो इस वॉर का असली चेहरा दिखाता है। फिलहाल तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कोई भी जंग हो, उसकी प्राइस आम आदमी को ही चुकानी पड़ती है। पर ऐसा क्यों? तेहरान में इलेक्ट्रिसिटी गई तो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स मरने लगे, तो उधर इजराइल में बॉम्ब शेल्टर्स भर गए और स्कूल्स बंद हो गए। एक इंटरव्यू में एक इजरायली मदर ने कहा कि वो अपने बच्चे को हर रोज़ गुड बाय बोलती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसका बच्चा उस दिन वापस आएगा या नहीं। और वहीं एक ईरानियन यंगस्टर ने कहा कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चाहते, हम जिंदा रहना चाहते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि ये जो डायलॉग्स हैं, ये हेडलाइंस नहीं बनते, जिससे कि दोनों देशों की गवर्नमेंट को पता चले कि उनके सिविलियंस क्या चाहते हैं। Now let's talk about the ceasefire between both of the countries. Is it really a ceasefire or just a calm before the storm? इतना कुछ बर्बाद होने के बाद, इतनी हलचल मचने के बाद UN ने ceasefire प्रपोज किया amongst both of the nations। उधर टर्की और कतर ने ईरान से बात की ceasefire के लिए, तो अमेरिका ने इजराइल के ऊपर प्रेशर डाला। एक tentative ceasefire अनाउंस हुआ, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ये सिर्फ एक टेम्पररी पॉज है। ईरान के पास अब भी मिसाइल्स हैं, इजराइल अब भी अलर्ट मोड में है और मिडल ईस्ट और भी वोलेटाइल हो गया है। जंग तो ख़त्म हो गई है, लेकिन दुश्मनी अभी भी ज़िंदा है। दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी समझने वाली बात ये है कि वॉर कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं होती, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर हो या आइडियोलॉजी के नाम पे हो। हमेशा इंसानियत ही सफ़र करती। इजराइल और ईरान के बीच की ये वॉर एक स्टोरी नहीं है, इनफैक्ट इट्स अ वार्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के इस वॉर के ऊपर वर्ल्ड के रिएक्शन के बारे में। थैंक यू।